नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अधिकतर विद्वान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक काल के आरंभ को मानते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो अधिकतर कबीलों ने निश्चित भूभागों पर अधिकार करके अपने अपने जनपद स्थापित करना प्रारंभ किया था, वही प्रक्रिया आगे चलकर महाजनपदों की स्थापना में सहायक हुई। मतलब 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का समय रहा था। तो उस समय के पश्चात से ही लोगों ने अधिकांश क्षेत्र पर अपना अधिकार करके उसे अपने अपने जनपद में शामिल करना प्रारंभ कर दिया और जनपद की स्थापना इस प्रकार शुरू हुई। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता रहा है। इस काल में बौद्ध, जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। जैसा हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा, जैन और बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही वो विकसित हुए थे। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों का नाम की सूची इन ग्रंथों में एक भी समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती ये वो नाम हैं जो प्राय सभी ग्रंथों में मिलते हैं जो समय विशेष के हैं। जैसे नाम प्राय मिलते हैं, इससे स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। तो ये नाम आप भी याद रख लीजिए, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती ये महत्वपूर्ण महाजनपद हैं। महाजनपद काल को भारतीय इतिहास के द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। प्रथम नगरीकरण नाम किसको दिया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को। ये प्रथम नगरीकरण था और द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है महाजनपद काल को। तो अब पढ़ते हैं हम जनपदीय राज्य। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में अनेक शक्तिशाली राज्यों का विकास हुआ। बौद्ध ग्रंथ नाम लिखा हुआ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, दोनों ग्रंथ याद रख लेना। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इस समय के 16 महाजनपद की सूची मिलती है। 16 महाजनपद में वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे और शेष जो है सभी राजतंत्रात्मक राज्य थे। अब हम पढ़ते हैं कि गणतंत्र क्या है और राजतंत्र क्या है। तो गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई वर्ग का अधिकार होता था, जिसे राजा कहा जाता था। यह राजा कबीलों द्वारा मिलकर चुना जाता था। गणतंत्र मतलब है कि लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुनाव करके एक राजा बनाया जाता था, निर्वाचित होता था। तो गणतंत्रीय व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था। तो यहाँ पर दो नाम लिखे हुए हैं 16 महाजनपदों में, वज्जी और मल्ल ये दोनों जो है वो गणतंत्र थे और बाकी सभी जो जनपद है 14 महाजनपद वो राजतंत्र थे। राजतंत्रीय व्यवस्था में देखिए, वंशानुगत प्रक्रिया द्वारा राजा बनता था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था और जनता द्वारा वसूले गए राजस्व पर जो आय होती थी जनता से वसूली गई, उस पर राजा का ही अधिकार होता था। और राजतंत्र में ब्राह्मण सर्वाधिक प्रभावशाली थे और निर्णय प्रक्रिया केवल और एकमात्र, ये दोनों शब्द एक साथ कभी नहीं आते हैं, गलत लिखा हुआ यहाँ पर, केवल शासक तक ही सीमित थी। यहाँ निर्णय करने का अधिकार केवल शासक तक था। अभी एक चित्र है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी गई है। कहाँ कहाँ थे ये स्थापित, देखिए यहाँ पर कुरु कौरवों का, उसके बाद मथुरा, फिर सूरसेन और उसके बाद देखिए यहाँ पर मत्स्य और विराटनगर ये राजस्थान से संबंधित है। फिर चेदी, कौशाम्बी, अवंती, उज्जैनी, हस्तिनापुर, पांचाल, अहिच्छत्र, कालीपत्य, श्रावस्ती, कुशीनगर, पावा, कौशल, वत्स, काशी, वज्जी, वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध। ये मगध सर्वाधिक प्रभावशाली महाजनपद था, उनमें से मगध एक है। वाराणसी, चंपा, राजगृह, इस प्रकार से ये नाम लिखे हुए यहाँ पर। और यहाँ पर कलिंग जो अशोक महान का साम्राज्य जहाँ पर था, और इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, जैसा आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं अंगुत्तर निकाय की, जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था जिसमें जो महाजनपद उल्लेखित है उसके बारे में जानकारी। सबसे पहला अंग, यह जनपद मगध के पूर्व में, अब मगध कहाँ है देखिए यहाँ पर, ये रहा मगध, और इस मगध के पूर्व में, पूर्व की बात हो रही है जहाँ पर ये अंग था, ये मगध के पूर्व में ये रहा यह अंग, यहाँ पर जहाँ बांग्लादेश है वर्तमान में। अभी देखिए यहाँ पर, यह जनपद मगध के पूर्व में आधुनिक भागलपुर बिहार के समीप, बांग्लादेश की साइड में बिहार के समीप था और इसकी राजधानी चंपा थी। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव और व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। ये एक औद्योगिक नगरी थी चंपा, जो इसकी राजधानी थी अंग की। दूसरा है मगध, इसमें दक्षिण बिहार के पटना और गया के आधुनिक जिले सम्मिलित थे। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी और बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। तो पहले मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज
और वर्तमान में कहाँ है तो दक्षिण बिहार के पटना और गया के आधुनिक जिले इसमें शामिल थे। वज्जी तीसरा, यह 8 जातियों का संघ था वज्जी, जिसमें मुख्य लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रक जातियां थी और लिच्छवियों की राजधानी वैशाली ही वज्जी संघ की राजधानी थी। चौथा है काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी। तो काशी की राजधानी वाराणसी थी, जहां से वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की सीट है उनकी वाराणसी। ब्रह्मदत्त राजाओं के समय में इसकी बहुत उन्नति हुई। संभवतः काशी के राजाओं ने विदेह राज्य के पतन में प्रमुख भाग लिया और इस समय विदेह एक गणराज्य था। फिर पांचवा आता है कौशल। यह राज्य लगभग आजकल के अवध राज्य के समान था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, कौशल की श्रावस्ती। यह आजकल सहेत महत नाम का एक गांव है जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सहेत महत गांव है, तो वहाँ ये स्थापित थी। कौशल के राजाओं की काशी के राजाओं से प्राय लड़ाई होती रहती थी। छठा है मल्ल। मल्ल की 2 शाखाएं थी और एक की राजधानी थी कुशीनारा और दूसरे की राजधानी पावा थी। बुद्ध से पहले यहाँ राजतंत्र शासन था। फिर है चेदी। यह जनपद यमुना के समीप था और यमुना नदी से बुंदेलखंड तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी सोथिवती केन नदी पर स्थित थी और यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। शिशुपाल चेदी महाजनपद से संबंधित था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। 8वां वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद से 30 मील की दूरी पर स्थित है और अब कोसम कहलाती है। बुद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश का शासन था, जिसका शासक उद्यन था और निचक्षु ने हस्तिनापुर के नष्ट होने के बाद इसको ही अपनी राजधानी बनाया। 9वां है कुरु। ये कौरवों वाला जो राज्य है उसी की बात हो रही है। इस जनपद में आजकल के थानेसर, दिल्ली और मेरठ जिले शामिल थे। ठीक है, तो उस समय जो वर्तमान दिल्ली है उस समय कौरवों का साम्राज्य था वहाँ पर। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, परंतु यह राज्य विशेष शक्तिशाली नहीं था। 10वां है पांचाल। पांचाली द्रौपदी जो कहते हैं, तो वही पांचाल है यहाँ पर। इसमें उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले शामिल थे और इसके 2 भाग उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जो बरेली के निकट है, और दक्षिण पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। और यहाँ का एक प्रसिद्ध राजा दुर्मुख था मत्स्य। यह जयपुर के आसपास का क्षेत्र था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। 11वां है सूरसेन। सूरसेन देखेंगे आप, यह राज्य मथुरा के आसपास स्थित था और इस राज्य में यादव कुल ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की सूरसेन राज्य में। ठीक है, बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी और वर्तमान में जयपुर राजस्थान में है। अस्मक। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अस्मक नाम है यहाँ पर, तो चित्र में देखते हैं अस्मक नाम लिखा हुआ है या नहीं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अस्मक। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था और इसकी राजधानी कौन सी थी ये देखिए यहाँ पर। अस्मक की राजधानी, इसकी राजधानी पोतन या पैठन थी और यह गोदावरी नदी के तट पर था। दक्षिण भारत की नदी है गोदावरी नदी। अवंती। यह जनपद मालवा के पश्चिम भाग में था और इस जनपद को विंध्याचल 2 भागों में बांटता था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण भाग की राजधानी माहिष्मती थी, जो माहिष्मती बाहुबली मूवी में बताया गया है, उसी की बात हो रही है। इस राज्य की वत्स राज्य के साथ प्राय लड़ाई होती थी। गांधार। संभवतः यह आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग था और कश्मीर और पश्चिमी पंजाब के कुछ भाग भी इसमें शामिल थे। पेशावर और रावलपिंडी जिले जो है वर्तमान में, उसके स्थान पर गांधार साम्राज्य था। गांधार महाजनपद था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और तक्षशिला प्रमुख व्यापारी नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। और 16वां और अंतिम महाजनपद है यहाँ पर कंबोज। इसमें कश्मीर का दक्षिण पश्चिमी भाग और काफिरिस्तान के कुछ भाग को शामिल किया गया है। इसकी राजधानी थी हाटक, कंबोज की हाटक। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था और बुद्ध के समय में राजतंत्र राज्यों में 4 राज्य थे, अवंती, वत्स, कौशल और मगध। ये बहुत प्रमुख हो गए थे। अब बात करते हैं बुद्धकालीन गणतंत्र की। 16 जनपदों में कई गणराज्य थे। इनमें बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र थे। कपिलवस्तु के शाक्य 16 महाजनपदों में सबसे प्रसिद्ध गणराज्य था शाक्य, और गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणतंत्र राज्य में हुआ था। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी, जो नेपाल की सीमा पर हिमालय की तराई क्षेत्र में स्थित थी। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शाक्य को इक्ष्वाकु वंशीय मानते हैं। शाक्य संघ का प्रधान राष्ट्रपति की भांति चुना जाता था
और इसलिए वह राजा कहलाता था। पहले बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा चुने गए थे, और जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाक्य गणराज्य के राजा थे। वैशाली के लिच्छवी, अब यहाँ बात कर रहे हैं लिच्छवियों के 9 गणराज्य मल्लों के थे और 18 काशी और कौशल के राजतंत्र सम्मिलित थे। इस संघ का प्रमुख लिच्छवियों का नेता चेटक था और इस गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। कुशीनारा के मल्ल, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था। पावा के मल्ल, महावीर की मृत्यु पावा में हुई थी और पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन बनाया था जिसका उद्घाटन बुद्ध ने किया था। रामगाम के कौलिय, इसका राज्य शाक्य राज्य के पूर्व में था और शाक्य और कौलिय लोगों में रोहिणी नदी के पानी के ऊपर झगड़ा होता था और यह नदी दोनों राज्यों की सीमा पर थी और आज भी राज्यों के बीच झगड़ों का कारण ये नदियां ही होती है। पीपलीवन के मौर्य, इसकी राजधानी पीपलीवन थी और चंद्रगुप्त मौर्य संभवतः इसी गणराज्य में से था। केशुपत के कलाम, इसकी राजधानी सपुत थी और बुद्ध के गुरु अलार इसी जाति के थे। इस समय मिथिला के में विदेहों और वैशाली में ज्ञातक लोगों के गणराज्य थे। ज्ञातक गणराज्य के नेता भगवान महावीर के पिता थे और ज्ञातकों की राजधानी कोलांग थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियों की। तो महाजनपद है यहाँ पर सबसे पहला अंग जिसकी राजधानी है चंपा। गांधार महाजनपद की राजधानी है तक्षशिला। कंबोज की राजधानी हाटक। अस्सक या अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली, ये हमने पढ़ा, ये क्विक रिवीजन है एक प्रकार से। वत्स की राजधानी कौसाम्बी। अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती। सूरसेन की मथुरा। चेदी की मती और मल्ल की कुशीनारा और पावा 2। कुरु की इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर कहा जाता है जिसको। पांचाल की कांपिल्य। मत्स्य की विराटनगर और वग्जी की विदेह और मिथिला। काशी की वाराणसी और कौशल की श्रावस्ती और या फिर अयोध्या। और मगध की राजधानी थी गिरिव्रत जिसे राजगृह कहा जाता है और बाद में इसे पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। महाजनपदों के प्रमुख शासक कौन कौन थे ये देखेंगे यहाँ पर। मगध के प्रमुख शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग। अवंती के चंड प्रद्योत। काशी के बानर या अश्वसेन। प्रसेनजित कौशल के। अंग के ब्रह्मदत्त। चेदी के उपचार और वत्स का उदयन, ये याद रखना है आपको। कुरु के कौरव्य, जो कौरव जिसको कहते हैं अपन। मत्स्य के विराट और सूरसेन के अवंतीपुत्र और गांधार के चंद्रवर्मन और सुदक्षिण। अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में 4 राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली थे, काशी, कौशल, मगध और वज्जी। लगभग 100 साल तक अपने राजनीतिक प्रभुत्व के लिए लड़ते रहे काशी, कौशल, मगध और वज्जी। अंततोगत्वा मगध को विजय मिली और मगध साम्राज्य का विस्तार होना प्रारंभ हो गया। अब बात करते हैं हम कुछ वंशों की जो महाजनपद काल के समय रहे होंगे। तो सबसे पहला यहाँ वंश है हर्यक वंश, जिसके महान राजा बिंबिसार 541 से 492 ईसा पूर्व। और हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा था श्रेणिक या बिंबिसार। यह बुद्ध का समकालीन था और महावंश के अनुसार 15 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी, मतलब महाराजाओं की पुत्रियों के साथ इसने विवाह किया था। इसने कौशल देश के राजा प्रसेनजित की बहन से विवाह किया और दहेज में उसे काशी प्रांत मिला। और इसने लिच्छवी सरदार चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया और मध्य देश के राजा की पुत्री इसकी दूसरी रानी थी। बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए अपने निजी चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था, जिससे प्रद्योत की मैत्री उसे प्राप्त हो गई, यानी मित्रता हो गई प्रद्योत से, क्योंकि उसने अपना जो निजी चिकित्सक जीवक था उसे भेजा था वहाँ पर। अंग ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो बिंबिसार के आक्रमण का शिकार हुआ। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त का वध करके अंग को अपने राज्य में मिला लिया और बिंबिसार के समय मगध की राजधानी गिरिव्रत थी, राजगृह जिसे कहा जाता है, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और अनुश्रुति के अनुसार जैसा सुना गया है, बिंबिसार की उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा हत्या कर दी गई। तो अजातशत्रु आता है बिंबिसार के बाद। बिंबिसार का समयकाल समाप्त होता है यहाँ पर 541 से 492 ईसा पूर्व और यहीं से अजातशत्रु का समय प्रारंभ होता है 492 से 460 ईसा पूर्व। यह बिंबिसार के पश्चात मगध की गद्दी पर बैठा और इसका नाम कुणिक भी था, जैसे श्रेणिक नाम था किसका, इससे पहले वाले राजा बिंबिसार का। ठीक है, तो अजातशत्रु का नाम था कुणिक। बिंबिसार की मृत्यु के शोक में उसकी रानी, जो कौशल राज प्रसेनजित की बहन थी, के मर जाने पर नाराज होकर प्रसेनजित ने काशी प्रांत पुनः वापस ले लिया, क्योंकि प्रसेनजित की बहन के साथ जब बिंबिसार ने शादी करी थी तब उसे काशी प्रांत उपहार स्वरूप दिया था। जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु हुई तो उसके शोक में उसकी रानी, जो कौशल राज प्रसेनजित की बहन थी, उसकी मृत्यु हो गई और इससे दुखी होकर के कौशल राज प्रसेनजित ने अपना जो काशी प्रांत था वो वापस ले लिया। और काशी के प्रश्न पर
अजातशत्रु और प्रसेनजित में यहाँ पर युद्ध छिड़ गया क्योंकि उसने काशी प्रांत वापस ले लिया था। यहाँ पर कौशल की हार हुई, परंतु दोनों में संधि हो गई और काशी पर पुनः मगध का अधिकार हो गया और कौशल की राजकुमारी की शादी अजातशत्रु के साथ हो गई। अजातशत्रु का वज्जी संघ के साथ भी युद्ध हुआ और अजातशत्रु ने एक ब्राह्मण मंत्री वत्सकार को वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजा और वत्सकार यहाँ पर सफल हुआ। फूट डालो और राज करो की नीति थी उस समय भी, और अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित कर दिया और अजातशत्रु के समय राजगृह में लगभग 483 ईसा पूर्व में बौद्धों की प्रथम बौद्ध संगीति हुई और इसके साथ महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण भी इसी समय हुआ था। अब बात करते हैं उदयन की। अजातशत्रु के बाद 460 से 444 ईसा पूर्व अजातशत्रु के बाद उदयन सिंहासन पर बैठा और इसके समय में गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना हुई। तो उदयन के समय में जो मगध की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र कर दी गई। उदयन के पश्चात अनिरुद्ध, मुंड और दर्शक सिंहासन पर बैठे। तो इसी के साथ हम ये जो कौन सा वंश है यहाँ पर हर्यक वंश, उसके महत्वपूर्ण राजाओं की जानकारी यहीं तक रखते हैं। उसके आगे हम पढ़ते हैं शिशुनाग वंश। इसका महत्वपूर्ण राजा था शिशुनाग और इसने अपने शासक वंश की स्थापना की और यह प्रारंभ में हर्यक वंश के अंतिम नरेश नागदासक का मंत्री था। शिशुनाग नागदासक के नागरिकों द्वारा निर्वासित कर दिए जाने के पश्चात यह मगध का राजा अभिषिक्त हुआ। शिशुनाग ने अवंती राजधानी उज्जैन को परास्त कर दिया और अवंती मगध साम्राज्य का अभिन्न अंग बना दिया गया। शिशुनाग ने वत्स और कौशल राज्यों को भी परास्त किया। इसके बाद आते हैं कालाशोक। यह शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 साल बाद कालाशोक के काल में वैशाली नगर में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यह हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद आता है नंदवंश। कालाशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों को हरा करके शासन सत्ता नंदवंश ने हथिया ली और यह वंश निम्न कुलोत्पन्न था, मतलब नीची जाति से संबंधित था। तो नंदवंश की स्थापना करी थी महानंदिन ने। महापद्मनंद ने शीघ्र ही इसका वध कर दिया और पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांशक कहा जाता है। इसने क्या किया, कलिंग को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया और एक बड़ा राज्य स्थापित करके उसने एक छत्र एक राट का पद धारण किया था महापद्मनंद ने। और महापद्मनंद के 8 पुत्र थे और घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था, जैसा आपको जानकारी होगी। इसके काल में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया, परंतु मगध की सीमा इस आक्रमण से अछूती रही और इसी घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का राज सिंहासन हस्तगत कर लिया था। प्रशासन और राजतंत्रों का प्रशासन। राजा को सर्वोच्च राजकीय पद यहाँ पर प्राप्त था। उसे शारीरिक या संपत्ति विशेष संबंधित विशेष सुरक्षा प्राप्त थी और वह सर्वशक्तिशाली होता था। राजपद यहाँ पर वंशानुगत होता था, परंतु चुने गए राजाओं के उल्लेख भी अपवाद स्वरूप प्राप्त होते हैं। जहाँ गणतंत्र था वहाँ की बात हो रही है। राजपद निरंकुश था परंतु अनियंत्रित नहीं था और जातक कथाओं से पता चलता है कि अत्याचारी राजाओं और मुख्य पुरोहितों को जनता क्या करती थी, निष्कासित कर देती थी। राजा मंत्रियों की सहायता भी लेते थे और मगध के राजा अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार और कौशल में दीर्घाचार्य सफल मंत्री थे। मंत्री अधिकतर ब्राह्मणों से चुने जाते और सभा और समिति जैसी जन संस्था लुप्त हो गई थी यहाँ पर, जो उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में हुआ करती थी। उनका स्थान वर्ण और जाति समूहों ने ले लिया। सभाएं इस काल में अभी गणतंत्रों में जीवित थी। राजतंत्रों में इस काल में हम परिषद नाम की एक छोटी संस्था के बारे में चुनते हैं। इस परिषद में केवल ब्राह्मण होते थे, मतलब यहाँ ब्राह्मणवाद यहाँ से प्रारंभ हो गया उत्तर वैदिक काल के बाद से। महामात्र नामक उच्च अधिकारियों के एक वर्ग का उदय इस काल में प्रशासन संबंधी विकास की सबसे मुख्य विशेषता है। और अमात्यों में से कई प्रकार के कर्मचारी नियुक्त होते थे, यथा सर्वार्थक, न्यायकर्ता, रज्जुग्राहक, भूमि संबंधित माप करने वाले और द्रोण मापक, उपज में हिस्से की माप करने वाले, उनको द्रोण मापक कहा जाता था। ग्राम का प्रशासन ग्रामीणी के हाथ में होता था, जिसे अब ग्राम प्रधान, ग्राम भोजक, ग्रामीणी या ग्रामिका इत्यादि नामों से जाना जाता था। ग्राम प्रधानों का अत्यधिक महत्व था और उनका राजाओं के साथ सीधा संबंध था। गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपने गांव से कर वसूलना ग्राम प्रधानों का प्रमुख कार्य था। राजा स्थायी सेना रखते थे और सेना साधारणतया 4 भागों में बंटी होती थी। पदाति, अश्वारोही, रथ और हाथी, ये 4 भाग होते थे सेना के। कर संबंधित व्यवस्था सुदृढ़ आधार पर स्थापित थी और योद्धा और पुरोहित करों के भुगतान से मुक्त थे। करों का बोझ मुख्यतः किसानों पर था और आज भी वही बात है। वैदिक काल में स्वैच्छिक रूप से प्राप्त होने वाला बलि इस काल में अनिवार्य कर दिया गया। कर संग्रह करने वाले अधिकारियों में सबसे प्रधान ग्राम भोजक था। उपज का 6ठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त राजकीय करों में दुग्ध धन, जो
राजा के पुत्र के जन्म के अवसर पर दिया जाता था, व्यापारियों से प्राप्त किए गए चुंगी का भी उल्लेख किया जा सकता है। करों के अतिरिक्त लोगों को बेकार करने के लिए भी बाध्य किया जाता था, जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था। और अब बात करते हैं गणतंत्रों का प्रशासन। ये तो राजतंत्रों की बात थी। गणतंत्रों में सोडस यानी 16 महाजनपदों के अतिरिक्त इस काल के गणराज्यों का उल्लेख भी प्राप्त होता है, जिसमें प्रमुख थे शाक्य, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, और लिच्छवी संघ, मल्ल इत्यादि। गणराज्यों में सरदार या राजा को देवी अधिकार प्राप्त नहीं होते थे, वो सर्वशक्तिशाली नहीं होते थे, उनका चुनाव होता था। और गणतंत्रों में वंशगत राजा नहीं होते थे, बल्कि सभाओं के प्रति उत्तरदायी और अनेक व्यक्ति कार्य करते थे। प्रत्येक गणराज्य की अपनी परिषद या सभा होती थी। राजधानी में केंद्रीय परिषद के अलावा राज्य में प्रमुख स्थानों पर स्थानीय परिषदें भी होती थी। शासन का कार्य एक या कई सरदारों के हाथ में दिया जाता था। उन्हें राजन, गणराजन, संघ मुख्य कहते थे। ये बात कर रहे हैं हम गणतंत्रों की। गणतंत्र मतलब लोकतंत्र। उस समय भी, महाजनपदों के समय भी कुछ ऐसे महाजनपद थे, एक दो, जहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था थी, जिसमें से नाम लिखा हो यहाँ पर शाक्य और लिच्छवी इत्यादि, मल्ल इत्यादि। राजन उपाधि का कभी कभी राजा के सभी प्रधान व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता था, मतलब जो राज्य के प्रधान व्यक्ति थे उनको राजन कहा जाता था। लिच्छवियों में 7707 राजाओं के होने की बात हम सुनते हैं, मतलब इतने सारे हजारों राजा। एक बौद्ध ग्रंथ के साक्ष्य के अनुसार लोग बारी बारी से राज करते थे, मतलब सबको मौका मिलता था यहाँ पर। और राजन के अतिरिक्त अन्य दूसरे अधिकारी भी थे, जिन्हें उपराजन, सेनापति, भांडागारिक आदि नामों से जाना जाता था। राजतंत्र और गणतंत्र के प्रशासन में मुख्य अंतर क्या था? ये लास्ट बात है आज के वीडियो की, कि राजतंत्र और गणतंत्र के प्रशासन में मुख्य अंतर यह था कि राजतंत्र में एक ही व्यक्ति नेतृत्व करता था, जबकि गणराज्यों में स्वल्पजन संतात्मक सभाओं के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्य होते थे, मतलब सबको मौका मिलता था यहाँ पर राज काज संभालने का और सेवा देने का। तो इस प्रकार दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से संबंधित विस्तृत जानकारी हासिल हुई होगी और महाजनपद काल के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई है आपको। आप सबका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारा अगला टॉपिक रहेगा यहाँ पर मौर्य काल, जिससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और विशेष जानकारी आपको मौर्य काल के बारे में कुछ प्रश्नों के हल के साथ दी जाएगी। आशा करता हूँ आप उसे भी देखेंगे। इसलिए आप सबका फिर से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।